हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो जैसा कि आप जानते ही है कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो क्लास 12 सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक की सीरीज चली है, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में 5th चैप्टर कंप्लीट कराया था। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस बुक का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से इस चैनल को, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूँ इस फर्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर की एक बेहतरीन सीरीज, जिसमें मैं आपको हर एक टॉपिक कवर कराऊंगा विद क्वेश्चन आंसर, जो कि आपका 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स से रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस लेसन को, जिसका नाम है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर कंटेंट लिस्ट के बारे में। तो देखिए, ये जो आपका चैप्टर है इसे भी मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 जो है आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और पार्ट 2 जो है वो आपको जल्दी इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, आपके जो चैप्टर का नाम है वो सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियों से संबंधित है। तो इसी के अंदर हम जो हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, यानी सांस्कृतिक जो विविधता है, उससे संबंधित जो हमें चुनौतियां देखने को मिलती है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सांस्कृतिक विविधता के अंदर सिर्फ चुनौतियां नहीं, इसके अंदर हम भेदभाव, असमानता, संघर्ष, कठिनाइयां और कमजोरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सामुदायिक पहचान का महत्व। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि हमारा समुदाय हमारी भाषा यानी कि हमारी मातृभाषा और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है, जिनके माध्यम से हम विश्व को समझते हैं, और ये हमारी खुद की भी पहचान को सहारा देता है। तो सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होती है, ना कि किसी अचीवमेंट के आधार पर। क्योंकि आप जिस जाति में पैदा होते हैं आपको उस जाति का टैग दे दिया जाता है, और आगे चल के वही आपकी पहचान भी बन जाती है। यह इस बात का सूचक है कि हम क्या है, ना कि हम क्या बन गए। किस समुदाय में हमने जन्म लेना है यह हमारे हाथ में नहीं होता। असल में हमारे वश में है ही नहीं कि हमारा जन्म किस परिवार में होगा, किस समुदाय में होगा या फिर किस देश में होगा। इस प्रकार सामुदायिक जो पहचान होती है वो प्रदत्त होती है। प्रदत्त का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जब आप जन्म लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी पहचान को निर्धारित कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हो प्रदत्त के बारे में। तो इसके अंदर जो संबंधित लोग होते हैं उनकी पसंद और नापसंद यानी लाइक और डिसलाइक इसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं होते। जो आपकी पहचान होती है वही आपकी जन्म के आधार पे तय कर दी जाती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे जो हमारी सामुदायिक पहचान है उसकी क्या इंपॉर्टेंस मानी जाती है। आगे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसका नाम है राष्ट्र की व्याख्या करना सरल है लेकिन परिभाषित करना कठिन है। तो देखिए, ये जो है वो आपका डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में कि ऐसा इसमें क्यों कहा गया। तो देखिए, राष्ट्र जो है वो एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है, जिसका वर्णन करना तो आसान होता है लेकिन इसे परिभाषित करना मुश्किल होता है। हम अनेक विशिष्ट राष्ट्रों का वर्णन करते हैं जिनकी स्थापना साझा धर्म, भाषा, इतिहास अथवा क्षेत्रीय सांस्कृतिक जैसे कि साझी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर की गई है। और उदाहरण के तौर पे ऐसे बहुत से राष्ट्र भी हैं जिनकी अपनी एक साझा या फिर एक सामान्य भाषा, धर्म या फिर यूकाजे नरजातीय नहीं है। नरजाति यानी कि आपकी जनजाति। और दूसरी ओर हम ऐसी अनेक भाषाएं, धर्म या फिर नरजातीय देखते हैं जो कि बहुत सारे राष्ट्रों में हमें देखने को मिलती है। लेकिन इससे यह कंक्लूजन नहीं निकलता कि सभी मिलकर एक ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो जैसे अंग्रेजी भाषा बहुत देशों में बोली जाती है, लेकिन फिर भी वह अपनी एक पहचान को लेकर एक अलग राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो इस कारण यह कहा जाता है कि जो राष्ट्र की व्याख्या है वो तो आसानी से करी जा सकती है, लेकिन हम राष्ट्र को एक पूर्ण तरीके से यानी कि कंप्लीट तरीके से डेफिनेट नहीं कर सकते। तो आई होप आप राष्ट्र से संबंधित ये चीजें को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वह है भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद यानी कि रीजनलिज्म। आइए सबसे पहले यही जानते हैं कि क्षेत्रवाद होता क्या है। देखिए, जब कोई अपने क्षेत्र को प्यार करता है यानी एरिया को प्यार करने लगे और दूसरे क्षेत्र से वह नफरत करने लगे तो हम उसे क्षेत्रवाद कहते हैं। और अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा देना भी एक क्षेत्रवाद का रूप माना जाता है। इसमें क्या होता है कि दूसरे क्षेत्र के लोगों को हम विदेशी समझने लग जाते हैं। एक उदाहरण की बात की जाए तो जैसे पंजाब में बिहारियों को विदेशी समझा जाता है। ये क्या है, क्षेत्रवाद को बढ़ाने के कुछ कारण है। आइए जानते हैं कि भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए, भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्म की विविधता के कारण देखने को मिलती है। इसमें विशेष पहचान जो होती है वो भौगोलिक रूप से इसे प्रोत्साहन देती है और भारतीय संघवाद क्षेत्र भावनाओं को समायोजित करके एक साधन बनाता है। देखिए, आप भी जानते हैं भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि यहाँ पे आपको
अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग संस्कृतियों के, अलग अलग जनजातियों के और अलग अलग धर्मों से संबंधित लोग देखने को मिल जाएंगे। अगर आप नॉर्थ साइड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित अलग जाति, अलग भाषा देखने को मिलेगी। जब आप भारत के साउथ साइड में जाओगे तो वहाँ पर आपको केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका ऐसे राज्य मिलेंगे जहाँ की अपनी भाषा अलग है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जो क्षेत्रवाद है वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो भारत का संघवाद मॉडल यानी जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वह क्या करता है, भारत को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है। यहाँ पर जो लोग हैं वे अलग अलग संस्कृति के हो सकते हैं, भाषा के हो सकते हैं, पहनावे को लेकर हो सकते हैं, लेकिन उन सभी के बीच में यानी राष्ट्र की भावना हमें देखने को मिल ही जाती है। चाहे आप बात करें 1947 के बाद से लेकर अब तक की, तो भारत क्या है, एक सर्कुलर इंडिया रहा है जो कि 1976 में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी बन गया था। लेकिन जो भारत का इतिहास है वो कुछ इस प्रकार का ही हमें देखने को मिलता है। अगर आगे हम बात करते हैं, क्षेत्रवाद भाषा पर भी आधारित होते हैं। जैसे कि ओल्ड मुंबई यानी कि पुरानी मुंबई जो थी, वहाँ पे क्या था, मराठी, गुजराती, कन्नड़ और कोंकणी बोलने वाले लोग हुआ करते थे। तो आप भी जानते हैं कि जब मुंबई का बंटवारा हुआ था वो भाषा के आधार पर ही हुआ था। जैसे कि आप समझ सकते हैं आज के समय में जैसे जो मुंबई है तो वह महाराष्ट्र है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो मुंबई है, क्योंकि यहाँ पे मराठी ज़्यादा बोली जाती है। और जो गुजराती भाषा है उसको एक गुजरात राज्य बना दिया। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों का जो बंटवारा था वो भाषा के आधार पे ही देखने को मिला था। आगे हम बात करते हैं मद्रास राज्य की, तो यहाँ पर आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाएं बोलने को मिलती है। क्षेत्रवाद जो है वो धर्म के ऊपर भी आधारित होता है। आप भी समझ सकते हैं कि जो भारत का इतिहास है यहाँ पे धर्म का बोलबाला कुछ ज्यादा ही रहा है। इस कारण यहाँ पे क्षेत्रवाद भी हमें धर्म के आधार पर देखने को मिल ही जाता है। और साथ ही क्षेत्रीय जनजातीय पहचान भी धर्म पर आधारित होती है। उदाहरण की बात की जाए जैसे 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल जनजाति पहचान के रूप में नए राज्य बने थे। अब आपको मेरे को ये बताना है कि जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उत्तरांचल जो राज्य है वो किन राज्यों से अलग होकर बने थे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आपकी भी नॉलेज बेहतर हो सके। तो आई होप आप भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद के बारे में अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट वो भी सिंपल इजी टू ग्रैस्प लैंग्वेज में रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि फ्यूचर में कोई आप वीडियो मिस ना कर सके। आगे हम पढ़ते हैं अल्पसंख्यक के बारे में यानी कि माइनॉरिटी के बारे में। तो देखिए इसे हमें जानना है समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है कि वह समूह जो जाति धर्म की दृष्टि से संख्या में कम हो उसे हम माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक कहलाते हैं। देखिए उदाहरण की बात की जाए तो भारत के अंदर जैन हो गया, सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, पारसी हो गया, बौद्ध हो गया, तो इनकी जो संख्या है वो आपको कम देखने को मिलेगा। तो इसलिए इन्हें अल्पसंख्यक वाली कैटेगरी में रखा जाता है। अल्पसंख्यक समूहों की धारणा का समाजशास्त्र में बड़े ही रूप में प्रयोग किया गया है। इसमें आमतौर पर असुविधा या फिर हानि कुछ भाव निहित है। विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक जैसे जो धनवान लोग होते हैं उन्हें आमतौर पर अल्पसंख्यक में नहीं रखा जाता। अब बात आती है कि अल्पसंख्यकों को क्यों संवैधानिक संरक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी वर्ग के जनसांख्यिकी प्रभुत्व के कारण धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष आरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें क्या होता है कि जो अधिकार मिलते हैं उन्हें वंचित ना रखा जा सके। तो इसलिए इनके लिए संरक्षण प्रदान करना संवैधानिक रूप से जरूरी हो जाता है। और दूसरा हम बात करते हैं धार्मिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्ग राजनीतिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। भले ही इनका आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी भी हो, लेकिन फिर भी इन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती ही है ताकि यह भी अपनी समाज के अंदर स्थिति को दर्शा सके। तो आई होप आप समझ चुके होंगे अल्पसंख्यक समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से। और आगे भी जो हम टॉपिक देखते हैं वो भी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी से ही जुड़ा है कि इसमें यह कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अनुसार दिए गए अधिकार। आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 29 के बारे में यानी आर्टिकल 29 के बारे में। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या फिर किसी भी भाषा के निवासी नागरिक के किसी अनुभाग को जिनकी अपनी एक विशेष भाषा हो, लिपि हो, संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और दूसरा ये क्या कहता है कि राज्य द्वारा घोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिकों को केवल उनके धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 30 कहता है कि धर्म या फिर भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था और उनकी स्थापना साथ ही प्रशासन का अधिकार होगा।
और शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर बात नहीं करेगा कि वह धर्म या फिर भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान के द्वारा भी संरक्षण अल्पसंख्यकों को कुछ इस प्रकार प्रदान किया गया है ताकि वह भी अपनी समाज के अंदर वृद्धि कर सके, यानी अपना कल्याण कर सके, ताकि उनकी भी स्थिति बेहतर हो सके। तो संविधान द्वारा कुछ ऐसे निर्णय भी इनके लिए प्रदान किए गए। तो आई होप आप अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी से रिलेटेड A to Z बातें अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिएगा। और साथ ही मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि मैं अब लेके आने वाला हूँ फर्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जिसमें मैं आपको हर एक लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, फिर चाहे वो आपका 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स की सीरीज हो, जो कि काफी इंटरेस्टेड होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ।